मार्केट में ना आजकल एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। एक तरफ है हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स, और दूसरी तरफ है वो कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये स्मार्ट लोग, ये म्यूचुअल फंड्स आखिर इन घाटे वाली कंपनियों में पैसा लगा क्यों रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसी कंपनियों को खरीद रहे हैं जिनसे हम और आप जैसे निवेशक शायद दूरी रहना चाहेंगे। तो क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है या फिर कोई मजबूरी? अच्छा, हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है और सच कहूं तो इसने मार्केट में हलचल मचा दी है। म्यूचुअल फंड्स ने एक ऐसी कंपनी में जो लगातार घाटे में है, मतलब स्विगी, उसमें अपनी हिस्सेदारी 11.89% से बढ़ाकर सीधी 17.23% कर दी है। ये बहुत बड़ा जंप है और ये दिखाता है कि फंड्स का भरोसा इस कंपनी पर और बढ़ रहा है, भले ही कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही। तो ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो सिर्फ स्विगी की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये सिर्फ एक कंपनी का मामला होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। असल में ये मार्केट में चल रहे एक बहुत बड़े और सच कहूं तो थोड़े कंफ्यूजन पैटर्न का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये मामला कितना गहरा है। स्विगी तो बस एक नाम है, इसके अलावा लेंसकार्ट, पेटीएम और मामाअर्थ, ये सब बड़े नाम हैं, घाटे में चल रही कंपनियां हैं और इन सबके आईपीओज में म्यूचुअल फंड्स ने जमकर पैसा लगाया है। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। और इस ट्रेंड का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। पिछले सिर्फ 4 सालों में कंपनियों ने आईपीओ से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाए हैं, और इस पहाड़ जैसे पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं बड़े निवेशकों से आया है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे खेल के सेंटर में है कौन? ये कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जो इतना पैसा लगा रहे हैं? इन्हें कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। आइए समझते हैं कि ये होते कौन हैं और इनका काम क्या है। अब जरा इन नामों को देखिए। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब देश के सबसे बड़े, सबसे जाने माने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, और ये सभी आईपीओज में सबसे एक्टिव एंकर इन्वेस्टर्स में से हैं। मतलब ये किसी एक फंड का फैसला नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लग रही है। तो ये एंकर इन्वेस्टर आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये होते हैं क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। इनको एक फायदा मिलता है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो आम पब्लिक के लिए खुलने से एक दिन पहले ही इनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। और हाँ, इन पर एक लॉक इन पीरियड भी होता है ताकि ये लिस्टिंग वाले दिन ही मुनाफा कमाकर निकल ना जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये फंड्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे के वजहों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन बाहरी दबावों को देखना होगा जो मार्केट में इन पर बन रहे हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है पैसों की बाढ़। म्यूचुअल फंड्स में इतना पैसा आ रहा है कि फंड मैनेजर्स के ऊपर उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का जबरदस्त प्रेशर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हर महीने एवरेज 35,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आए हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम हर महीने बाजार में लगानी है। अब यहां एक और प्रॉब्लम है, पैसा तो बहुत है लेकिन लगाने की अच्छी जगहें कम है। भारत में करीब 2775 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जहां ये फंड्स अपना ये भारी भरकम पैसा लगा सकते हैं। तो जब अच्छी कंपनियों की कमी हो और पैसा लगातार आता जा रहा हो तो फंड मैनेजर्स के पास आईपीओज की तरफ देखने के अलावा ज्यादा ऑप्शन बचते ही नहीं है। चलिए अब एक दूसरी थ्योरी पर आते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर की बात है जिसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में एक अनकहा नियम चलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कभी कभी फंड्स पे एक तरह का दबाव बनाते हैं। वो कहते हैं, आप अभी ये वाला थोड़ा कमजोर आईपीओ खरीद लीजिए और बदले में हम ये पक्का करेंगे कि अगले बड़े और सुपरहिट आईपीओ में आपको अच्छा खासा हिस्सा मिले। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब। तो ये तो हो गए बाहरी दबाव। अब जरा फंड्स की अपनी अंदरूनी स्ट्रैटेजी को देखते हैं। ये जो इतनी रिस्की दाव वो ले पा रहे हैं वो उनकी पोर्टफोलियो बनाने की खास रणनीति की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। यहां सबसे बड़ा फर्क है स्केल का, यानी पैमाने का। एक आम निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 15, 20, शायद 25 स्टॉक्स रखता है। वहीं एक बड़े म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 200, 300 या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। अब सोचिए, अगर एक स्टॉक डूबता है तो आम निवेशक को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन इतने बड़े फंड पर उसका असर बहुत ही मामूली होता है।
इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़े फंड ने स्विगी में 281 करोड़ रुपए लगा दिए। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लग रही है, राइट? लेकिन ये उस फंड के टोटल एसेट्स का सिर्फ 0.29% है। मतलब उनके इतने बड़े पोर्टफोलियो का एक बहुत ही छोटा सा, ना के बराबर का टुकड़ा। तो सबसे जरूरी बात यही है कि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी उनके बड़े स्केल पर काम करती है। जो चीज एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो को तबाह कर सकती है, वो एक विशाल और डाइवर्सिफाइड फंड के लिए सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बनकर रह जाती है। तो ठीक है, ये सब तो हमने समझ लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस सारी जानकारी का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इससे क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे बड़ी और जरूरी सीख ये है कि म्यूचुअल फंड्स की नकल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फंड कोई स्टॉक खरीद रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो स्टॉक आपके लिए भी अच्छा है। उनकी स्ट्रैटेजी और हमारी स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं जो सैकड़ों स्टॉक्स, डाइवर्सिफिकेशन और बहुत सारे छोटे छोटे दावों पर टिका है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात भी हो रही है। अब आम निवेशक पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और इस तरह के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो फंड्स पर भी बेहतर परफॉर्म करने का एक दबाव बनता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अब जब निवेशकों की नजर इस पूरे ट्रेंड पर है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स को अपनी ये स्ट्रैटेजी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।